हेलो दोस्त। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि 20,000 करोड़ से नीचे वाले कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जो नीचे वाले कंपनी होते हैं, जैसे 5,000 करोड़ का अगर कोई कंपनी है तो स्मॉल कैप में आ जाता है। अगर वो उसका बिजनेस अच्छा है तो ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कैप अगर 20,000 5,000 से नीचे है तो लॉस हो जाएगा। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो छोटा कंपनी भी, जो छोटा कंपनी आपको रिटर्न दे सकता है वो शायद बड़ा कंपनी नहीं दे सकता। तो आज हम बात करेंगे किन किन चीज़ों पे ध्यान दे, उसके बाद हम किसी कंपनी पे डिसाइड कर ले, डिसीजन ले ले कि यह कंपनी मेरे लिए बढ़िया है। तो एक मार्केट कैप है। मार्केट कैप कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर का हो तो कंपनी अच्छा होता है, मतलब फंडामेंटली जो स्ट्रांग कहते हैं, अपने तरफ से दौलतमंद कंपनी होता है वो। उसके बाद आता है बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू है उसका, उस बुक वैल्यू के आसपास में अगर कंपनी है, एक तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। उसके बाद अगर वो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है फिर आपको उसमें पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू के आसपास में है तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसे ही उसका सेल बढ़ेगा, जैसे ही इन्वेस्टर जो उसमें अपना पैसा डालना शुरू करेंगे, उसका शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और बुक वैल्यू के आसपास में बहुत कम ही है जो आपको मिलेगा, और मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं से वो वीक होता है। बुक वैल्यू के आसपास मिलने वाला सारा कंपनी अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है और वो धीरे धीरे बुक वैल्यू से भी नीचे चला जाता है। तो अगर बुक वैल्यू के आसपास में कोई कंपनी मिल रहा है और कंपनी का जो काम है, जो बिजनेस वो बढ़िया है, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिविडेंड मतलब लाभांश, अगर लाभांश दे रहा है तो और भी बढ़िया कंपनी है। किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो ही वो आपको लाभांश देता है, जो डिविडेंड जिसको बोलते हैं। अगर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो आपको लाभांश नहीं देगा। उसके बाद आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत सारे लोग पीई देखते हैं, पीई कम है तो उसमें पैसा लगा देते हैं, जबकि पीई कम होने का मतलब ही होता है उसका जो बिजनेस है, उसका जो सेल है वो कम रहा है। जैसे आज हम 100 प्रोडक्ट को बेचते हैं और कल सिर्फ 50 बिका, उसके बाद 20 है, उसके बाद 10, फिर पता चला कि आज पूरे दिन का जो मेरा प्रोडक्ट है सिर्फ 5 सेल हुआ है, तो क्या होगा, मेरा जो पी है वो धीरे धीरे घट जाएगा। और जैसे ही मेरा सेलिंग बढ़ेगा फिर 5 से 10, 15, 20, 25 और 100 से ऊपर 200 प्रोडक्ट एक दिन में जब सेल होने लगेगा तो मेरा पी बढ़ जाएगा। तो जब पी कम हो तो कहते हैं कि उसमें पैसा लगा देना चाहिए, लेकिन पी कम होने का कारण पता चल कर लेना चाहिए कि कम क्यों हो रहा है। हो सकता है आज पी कम होने की वजह से उसमें पैसा लगा रहे हैं, कल उससे भी कम हो जाए। इसलिए आरओई मेन होता है। बहुत सारे लोग आरओई के बारे में नहीं बताते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी होता है, जो शेयर धारक होता है, शेयर धारक को कितना परसेंट दे रहा है, जो रिटर्न होता है कितना परसेंट मिल रहा है, वो आपको आरओई बताता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे जरूर ध्यान दें, और कम से कम 15% से ऊपर का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। 20-25% से ऊपर मिल जाए तो और बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी मेन होता है। अगर उसका पी कितना भी हाई हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ऊपर है तो आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है, ना कि पी बताता है। पी बताता है कि अगर पी कम है मतलब मार्केट कमज़ोर हो चुका है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि आप जो पैसा लगाते हैं उस पर वो कितना रिटर्न दे रहा है। तो आरओई पे हर वक्त ध्यान देना चाहिए कि आरओई कितना दे रहा है। उसके बाद आता है सेल। जो सेल होता है उस सेल को देखिए, भले ही क्वार्टरली कम, मतलब सेलिंग जो होता है, जैसे साल दर साल 20% सेलिंग में बढ़ना चाहिए। अगर इस साल हमने
1 करोड़ का बिजनेस किया है तो अगले साल 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए। उस तरीके से 20-20%, 2-3 साल 5 साल बाद लगभग 2 करोड़ से ऊपर उसका सेल चला जाना चाहिए। अगर सेल साल दर साल बढ़ता है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। साथ में प्रॉफिट भी साल दर साल 20-20% बढ़ना चाहिए। आज अगर हमने 10,000 कमाए हैं तो अगले साल लगभग 12,000 से ऊपर हो जाए। इसी तरीके से 5 साल बाद 20,000 से ऊपर हो जाए, 30,000 से ऊपर हो जाए। ऐसे प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है, वो भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जब उसका सेल बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इस तरीके से आप एक अच्छे कंपनी को ढूंढ सकते हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें। सेल और नेट प्रॉफिट दोनों देखना ज़रूरी है। उसके बाद जो एसेट्स होता है, उस एसेट में साल दर साल भी बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसे अगर 2010 में किसी कंपनी का पूरा एसेट्स 1 करोड़ का है और आज 2023 में देख रहे हैं अगर वो 10 करोड़ से ऊपर का है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। जो 1 करोड़ का कंपनी था उसको धीरे धीरे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ करके आज 10 करोड़ पे ले आया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर रहा है। इस तरीके से एसेट्स में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो समझ लें कि कंपनी एक अच्छा ट्रैक पे जा रहा है। उस तरीके से एसेट्स के बाद आता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है? किसी भी मार्केट में बिजनेस करने के लिए कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ठीक है, लेकिन कैश फ्लो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर उसके पास कैश पैसा नहीं होगा तो बिजनेस में आगे तरक्की नहीं कर सकता, या फिर कहीं ना कहीं से उसको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। तो कैश फ्लो चेक करना जरूरी होता है कि हर साल उसके पास कितना कैश था जिससे वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया है। अब आता है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर का होल्डिंग है, जो मालिक है, उसका होल्डिंग अगर 30% से ऊपर है तो कंपनी अच्छा होता है। पहले आप देखिए उसका 10 साल या 5 साल पीछे से कि पहले प्रमोटर होल्डिंग कितना था और अब भी कितना है। अगर पहले 60% था, फिर 50 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 40 हो गया, इस तरीके से आज अगर 30% प्रमोटर होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं जो उसका मालिक है वो अपने उस कंपनी से अपना पैसा निकालना चाहता है। उसको पता है कि कंपनी आगे चल के प्रोग्रेस नहीं करेगा या फिर वहाँ से अपना हाथ खींचना चाहता है। उसको वहाँ से उतना बेनिफिट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। लेकिन यही कोई कंपनी अगर 5 साल 10 साल पीछे से देखे और पहले उसका शेयर होल्डिंग 20% था, फिर 25 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ, इस तरीके से अगर 50-60 पे है तो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। और जाहिर सी बात है अगर कंपनी अच्छा पैसा कमा के देगी तो मालिक चाहेगा कि हम इसका सारा कमाई अपने पास रखें। तो इसके लिए करना क्या होगा? उसका पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा का बनेगा। 70% का पार्टनर बनेगा, मतलब अगर 100 रुपया कमाएगा तो उसमें से 70 रुपये का वो हिस्सेदार हो जाएगा। तो अच्छा कंपनी होता है उसका मालिक कभी भी चाहता है कि इसका जो शेयर होल्डिंग है वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और जो कंपनी अच्छा है, धीरे धीरे चाहे किसी कारणवश वो डूबने के कगार पे आता है तो वहाँ से अपना जो प्रमोटर है, जो मालिक है, वहाँ से अपना धीरे धीरे कैपिटल बाहर निकालना शुरू कर लेता है। तो आप इन बातों पे ध्यान दें। किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो शेयर होल्डिंग जब देखते हैं उसमें प्रमोटर जो मालिक है उसका होल्डिंग उसमें अभी कितना है, करंट में कितना है और पहले कितना था। अगर पहले 30 है और 45-50 तक है तो आप उसमें पैसा डाल दीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा उसका मालिक जानता है जो उस कंपनी को चला रहा है। उसको पता है कि आगे चल के और कंपनी ग्रो करेगा, कुछ बढ़िया करेगा, या फिर उसका और भी अच्छा प्लानिंग होगा उसके पास जिससे उसको पता होगा कि हम इससे और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। उसमें आप पैसा डाल दें। जैसे ही उसका शेयर होल्डिंग और बढ़ता है, जैसे 60, 70, 75 तक चला जाता है, उसके बाद अगर घटना शुरू हुआ तो कोई भी मालिक अगर पैसा लगाता है तो उसको प्रॉफिट उठाने का पूरा हक है। अगर 100 रुपया लगाया है, कल को अगर उसका जो एक शेयर का दाम 200 हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना होल्डिंग नहीं बेचेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बेनिफिट वो भी लेगा। तो अगर थोड़ा बहुत बेच रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगर वो बेचना शुरू कर दिया है तो आप वहाँ से निकल जाए, अपना पूरा जो भी उसमें शेयर कर रखे हैं, जो भी होल्डिंग ले रखे हैं, उससे आप निकल जाए, मतलब उसको बेच दें। इस तरीके से आप एक अच्छा जो इन्वेस्टर है बन सकते हैं, अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। जब कभी भी अगर प्रमोटर का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप उसमें रुके रहें, अपना जो भी कैपिटल है उसको रोक के रखें। और जैसे ही प्रमोटर का होल्डिंग धीरे धीरे घटना शुरू हो, आप वहाँ से अपना जो भी शेयर है उसको बेच के निकल जाए। उस तरीके से आता है FII और DII। किसी भी कंपनी में FII और DII का जो शेयर है उसका होल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचें कि वो कंपनी ख़राब है। कहीं ना कहीं वो कंपनी अच्छा और कहीं ना कहीं वो मतलब प्रोग्रेस करेगा, तो उसमें आप अपना होल्डिंग बनाए रखें। किसी भी कंपनी में जो रिटेलर है, रिटेलर का अगर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, या तो प्रमोटर का जो मालिक है उसका अगर घट रहा है, या फिर FII का घट रहा है, DII का घट रहा है, और रिटेलर का बढ़ रहा है, तो उसमें से आप पैसा तुरंत निकाल लें। क्योंकि रिटेलर को पता नहीं होता कि वो कंपनी आगे क्या करेगा। लेकिन जैसे ही FII और DII को पता चलता है कि अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से नहीं ले सकते हैं, तो अपना जो शेयर है, जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट किए होते हैं, उसको धीरे धीरे निकालने लगते हैं। इस तरीके से उसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऐसे कंपनी में जहाँ पे रिटेलर का पैसा ज़्यादा लगा हो, रिटेलर का जो होल्डिंग है वो ज़्यादा हो, तो वहाँ से आप अपना पैसा निकाल लें या फिर लगाने की सोचें ही मत। जहाँ प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा हो, FII DII का होल्डिंग ज़्यादा हो, वो महंगा आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। इस तरीके से आप कोई एक अच्छा कंपनी को ढूंढ सकते हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें और किस में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपको फंडामेंटली एनालिसिस का वीडियो देखना है तो मेरा इसी चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो है, उसमें सारा कुछ बताया गया है। उसमें जाके आप देख सकते हैं कि हम कैसे बैलेंस शीट पे जाके या फिर उसमें ROI ये सब कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। धन्यवाद।